चलो विद्यार्थी, आज प्रिज्म का हम लोग दूसरा क्लास करेंगे। पहले क्लास में हम लोगों ने प्रिज्म के बारे में पढ़ा था कि प्रिज्म क्या होता है और प्रिज्म से अपवर्तन की व्याख्या किया था। आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं प्रिज्म में, जिसका नाम है विद्यार्थी प्रिज्म सूत्र, प्रिज्म फार्मूला। या पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए या n माइनस 1 इंटू ए, जहां म्यू या n क्या होता है? अपवर्तनांक, ए क्या होता है? अपवर्तक कोण। आज इस फार्मूला को हम डिराइव करेंगे, इसे प्रिज्म फार्मूला भी कहा गया है। इसको प्रश्न के रूप में कैसे बोलेंगे आप लोग एक बार पहले प्रश्न को लिख लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको समझेंगे, फिर उसके बाद इसको प्रूव करेंगे। चलिए क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए, बोल रहे हैं हम, लिखिए। प्रिज्म से होकर अपवर्तन की व्याख्या करें एवं न्यूनतम विचलन की स्थिति में सिद्ध करें कि म्यू या n बराबर साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 बटा साइन a/2। एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रिज्म से होकर अपवर्तन की व्याख्या करें एवं न्यूनतम विचलन की स्थिति में सिद्ध करें कि म्यू या n बराबर साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 बटा साइन a/2, या पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए या डेल्टा बराबर n माइनस 1 इंटू ए। इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम इसको प्रूफ करेंगे। नोट कर चुके हैं? चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं। कल वाले क्लास में विद्यार्थी आप लोगों को जो बताया गया था प्रिज्म से होकर अपवर्तन की व्याख्या करे, वो बातें सेम टू सेम यहाँ है, एकदम सेम टू सेम बात। इसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग, और रिपीट होगा, और दूसरी बार है याद हो जाना चाहिए इस बार आप लोगों को। चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम एक प्रिज्म बनाते हैं। मान लीजिए कि ये ABC एक ये प्रिज्म, ये ABC एक प्रिज्म है, इसका अपवर्तक कोण A है। इसका अपवर्तक कोण कितना है? A। तथा इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू या n है। म्यू या कितना है? n। सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक प्रिज्म को मान लिया कि ABC एक प्रिज्म है जिसका अपवर्तक कोण A है, और इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू या n है। अब एक प्रकाश की किरण इस प्रिज्म के किसी बिंदु पर आपतित हुई है, तो जिस बिंदु पर आपतित होती है उसे आपतन बिंदु, उस बिंदु का नाम क्या है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं, और इस आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण सतह की जिस बिंदु पड़ेगी उसे आपतन बिंदु, डाले गए लंब को अभिलंब, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को किससे? आई से। अगर सपोज करो विद्यार्थी कि अगर ये सतह नहीं होता तो ये प्रकाश की किरण ऐसे ही जाता, ऐसे आगे बढ़ जाता, इसको बोलेंगे आपतित किरण। कौन किरण? आपतित किरण। लेकिन इस सतह के आ जाने से सतह की स्थिति में इस प्रकाश की किरण का अपवर्तन हो जाता है। तो हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब की तरफ थोड़ा झुक जाता है। तो ये प्रकाश की किरण ऐसे न जाएगा और अभिलंब की तरफ थोड़ा झुक जाएगी, और इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। कौन सी किरण? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच बड़े कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण को किससे? R से। किससे कहता है? R से। अब क्या है कि अब ये जो अपवर्तित किरण है इस AC सतह के लिए आपतित किरण का कार्य कर रही है। यही अपवर्तित किरण इस AC सतह के लिए आपतित किरण का कार्य कर रही है। तो जब आपतित किरण का कार्य करेगी तो फिर जिस बिंदु पर आपतित होगा उसे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु को पुनः डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो ये वाला फिर ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण ये आपतन कोण होगा, लेकिन हम इसको R1 से सूचित कर रहे हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं? R1 से। इसलिए कि इन दोनों के बीच एक संबंध मिलता है और याद करने में सुविधा होगा, इसलिए R1 मान रहे हैं।
चलिए अब देखिए, अब ये सघन से विरल में जाएगा। सघन से किस में जाएगा? विरल में। जब सघन से विरल में जाएगा इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन इस सतह के होने से सघन से विरल में जाने के क्रम में यह विलंब से दूर भाग गया। इसको कहेंगे अपवर्तित किरण। कौन किरण? अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को यहाँ पर हम नाम दे रहे हैं I1। क्या नाम दे रहे हैं? I1। कारण ये है कि इस I और I1 के बीच कुछ संबंध मिलता है, इसलिए हम I1 दे रहे हैं। याद करने में आप लोग को सुविधा होगा। चलो अब देखो, इस अपवर्तित किरण का नाम होता है निर्गत किरण। कल भी बताया गया था आप लोगों को। इसको बोलते हैं निर्गत किरण, इमर्जेंट रे बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे बोलते हैं इसको, इमर्जेंट रे, निर्गत किरण। अब कहता है कि इस आपतित किरण को आगे की तरफ, तो हम इसका नाम लिख दे रहे हैं, इसको बोलेंगे आपतित किरण। इस आपतित किरण को आगे की तरफ और इस निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाने से इनके बीच जो कोण बनता है उसे विचलन का कोण कहते हैं। किसका कोण कहते हैं? विचलन का कोण। विचलन के कोण को डेल्टा से सूचित किया जाता है, विचलन का कोण कहते हैं। विचलन का कोण। थोड़ा सा एंगल को समझते हैं, कोण को समझते हैं। देखिए यहाँ देखो, ये वाला कोण I है, तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण है I। तो ये भी तो आपतित किरण है, इसको आगे की तरफ बढ़ाया गया है। ये आपतित किरण और ये अभिलंब, तो ये बड़ा वाला कोण ये भी इससे सभी कोण आपस में बराबर होगा। तो ये कोण I है तो ये भी कोण कितना होगा? I। तो ये बड़ा वाला कोण I है और ये छोटा वाला कितना है? R। तो जो बच गया वो बड़ा वाला में से, इस बड़ा वाला में से इसको घटा लेंगे तो ये वाला वैल्यू नहीं जाएगा। तो इस कोण का वैल्यू होगा I माइनस R। I माइनस R। यहाँ देखो इधर, यहाँ कोण ये वाला I1 है, इस किरण को पीछे की तरफ बढ़ाया गया है, तो ये वाला अपवर्तित किरण दैट मींस निर्गत किरण। कौन किरण? निर्गत किरण। और ये अभिलंब, इनके बीच बने कोण I1 है। बना कोण कितना है? I1। तो फिर इनके बीच ये से सभी कोण आपस में क्या होगा? बराबर। जब ये कोण I1 तो ये भी कोण I1 होगा, और ये छोटा वाला कोण है R1। कितना है? R1। तो जो बच गया वो होगा, बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देंगे। बड़ा वाला कितना है? I1। ये बड़ा वाला वैल्यू I1 है और छोटा वाला R1 है, तो I1 माइनस R1 होगा। कितना होगा? I1 माइनस R1। ऐसा में चलो इसका नाम देते हैं, इस किरण का जैसे ये नाम दे रहे हैं P। ये PQ किरण हो गया। यहाँ ये R नाम दे रहे हैं, ये S नाम दे रहे हैं, यहाँ T नाम दे रहे हैं। सपोज करो यहाँ पर U नाम दे रहे हैं, यहाँ पर T नाम दे रहे हैं, T। और इस कोण को हमने मान लिया कि ये कोण थीटा है। कितना है? थीटा है। ये अज्ञात है, ये जानकारी नहीं है, ये ज्ञात नहीं है। फिगर थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ध्यान देने से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ये फिगर ड्राइंग हो गया। अब इसका एक बार हम लैंग्वेज बोलते हैं। कल आप लोग तो लैंग्वेज बोले थे, हम एक बार फिर बोलते हैं। सेम टू सेम लैंग्वेज है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए कैसे बोलेंगे। माना कि ABC एक प्रिज्म है जिसका अपवर्तक कोण A है तथा इसके पदार्थ का पूर्णांक म्यू या A है। एक प्रकाश की किरण PQ AB सतह के Q बिंदु पर आपतित होती है और QR किरण के रूप में अपवर्तित हो जाती है। QR किरण के रूप में अपवर्तित हो जाती है। यही अपवर्तित किरण AC सतह के लिए आपतित किरण का कार्य करती है, जो पुनः RS किरण के रूप में निर्गत हो जाती है। इस स्थिति में आपतित किरण को आगे की तरफ एवं निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाने से इनके बीच जो कोण बनता है उसे विचलन का कोण कहा जाता है। इसे डेल्टा से सूचित किया जाता है। ऐसा में क्लियर हो जाना चाहिए अब। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा एक बार वीडियो को रोक कर भी देखेंगे और क्लियर करेंगे, लैंग्वेज को लिखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज QUR। चित्र में देखिए त्रिभुज QUR। ये वाला अंतर कोण कितना है? R। ये वाला कोण कितना है? थीटा। और ये वाला कोण कितना है? R1। तो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। अब इस त्रिभुज से इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। देखो ध्यान से, देखो लिखेंगे चित्र में। कल ये बातें बताया भी गया था आप लोग। चित्र में त्रिभुज QURC
लिखेंगे आर प्लस थीटा प्लस R1 बराबर 180 डिग्री। इसको कहेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इस चतुर्भुज को देखो, चतुर्भुज क्यू यू आर ए, चतुर्भुज जो है क्यू यू आर ए, यहां देखो ये अभिलंब खींचा गया है, तो अभिलंब खींचा गया तो इस सतह को लंब होगा, ये भी अभिलंब खींचा गया तो इस सतह को लंब होगा, तो ये कोण जो है 90 डिग्री हो गया, ये कोण जो है 90 डिग्री हो गया, और ये कोण कितना है थीटा, और ये कोण कितना है ए। तो चतुर्भुज के चारों अंतर कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे कोण 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस 90 प्लस ए बराबर 360 डिग्री। किस चतुर्भुज से? क्यू यू आर ए चतुर्भुज से। तो लिखेंगे चतुर्भुज क्यू यू आर ए से, क्यू यू आर ए से लिखेंगे, यहां से क्या लिखेंगे देखो, लिखेंगे 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस ए बराबर 360 डिग्री। कितना डिग्री होगा? 360 डिग्री। यहां से देखो 90 90 प्लस 180 हो जाएगा, लिखेंगे थीटा प्लस ए प्लस 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। ये प्लस है, ये वैल्यू अब इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो लिखेंगे ए प्लस थीटा बराबर 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। यहां से होगा ए प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। इसको कहते हैं समीकरण नंबर सेकंड। अब आप लोग इस समीकरण फर्स्ट और सेकंड में देखो, पहले और दूसरे समीकरण में देखो कि दोनों का आरएचएस इक्वल है, दोनों का आरएचएस बराबर है। दोनों का आरएचएस क्या है? बराबर 10 मीन्स दाया पक्ष बराबर है। तो जब दाया पक्ष दोनों समीकरण का बराबर है तो दाया पक्ष भी क्या होगा? बराबर होगा। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 बराबर 2 से, यहां देखो, यहां लिख रहे हैं समीकरण 1 बराबर 2 से। 1 बराबर जब 2 से लिखेंगे तो देखो पहला का एलएचएस r प्लस थीटा प्लस r1 बराबर दूसरे का एलएचएस देखो ए प्लस थीटा। यहां से देखो थीटा से थीटा कट जाएगा, यहां बचेगा r प्लस r1 बराबर कितना? a। r प्लस r1 बराबर a, ये वैल्यू आ गया। इतना समझ में आया है? इतना आप लोग नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट करो। चलो नोट कर चुके हो? लॉकडाउन में तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, नहीं? ऐसी बात नहीं है, आप लोग परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, परिस्थितियों से लड़िए। ठीक है, इतनी आसानी से कहाँ किसी को कुछ मिलता है, मेहनत करना पड़ता है, आप लोगों को भी करना पड़ेगा। और जी जान से मेहनत कीजिए, पूरे लगन के साथ मेहनत कीजिएगा, तो उसका रिजल्ट आपके सामने परीक्षा के बाद जब रिजल्ट आता है उस समय लगता है कि आपने कितना मेहनत किया है, कितना वर्क किया है, कितना टाइम दिया है इस चीज पे। जितना टाइम देंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ये पढ़ाई आपका अपना बनेगा। चलो देख, यहां देखो इस त्रिभुज को देखो विद्यार्थी, इस त्रिभुज को देखो क्यू टी आर त्रिभुज। ये वाला कोण कितना है? I माइनस आर। ये वाला कोण कितना है? I1 माइनस R1। और इन दोनों अंतर कोणों के लिए बहिष्कोण ये होगा डेल्टा। तो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के दो अंतर कोणों का योगफल बहिष्कोण के बराबर होता है। इसका मतलब इस कोण प्लस इस कोण का योगफल कितना के बराबर होगा? डेल्टा के बराबर। तो यहां से हम लोग को विचलन कोण प्राप्त होगा। कौन कोण प्राप्त होगा? विचलन कोण। देखो लिख रहे हैं पुनः त्रिभुज QTR से लिखेंगे I माइनस आर प्लस
I1 माइनस R1 बराबर डेल्टा विचलन कोण कि दो अंतः कोणों का योगफल, दोनों अंतः कोणों का योगफल बहिष्कोण के बराबर होता है। ऐसा है। चलो देखो यहां से माइनस वाला को एक साथ लिखो, प्लस वाला को एक साथ, तो लिखेंगे I प्लस I1 माइनस R1 बराबर डेल्टा। यहाँ देखो यहाँ माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएगा। तो देखो यहाँ से हो जाएगा I प्लस I1 माइनस कॉमन लो R प्लस R1 बराबर डेल्टा, समझ जाएगा। और अभी अभी हम लोगों ने सीखा है कि R प्लस R1 बराबर कितना होता है A। देखो तो R प्लस R1 बराबर A, यहाँ रखो, रखेंगे जब तो यहाँ से विचलन कोण मिलेगा, इसीलिए डेल्टा विचलन कोण बराबर I प्लस I1 माइनस में A, माइनस में कितना A, यहां से विचलन कोण प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? विचलन कोण। इस फॉर्मूला का बहुत यूज है प्रश्न बनाने में, क्वेश्चन को बनाने में बहुत यूज है। क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। डेल्टा बराबर याद रखना है I प्लस I1 माइनस A। चलो इतना नोट करो, फिर बताते हैं इसका अगला स्टेप कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट करो, नोट कर चुके हैं। चलो अब देखो, अब फिगर की आवश्यकता नहीं है, फिगर को मिटा देंगे। चलो तुम्हारे प्रश्न में कह रहा था न्यूनतम विचलन की स्थिति, इसका अर्थ समझते हैं विद्यार्थी। न्यूनतम विचलन की स्थिति क्या होता है? न्यूनतम विचलन की स्थिति कहने का मतलब विचलन नहीं हो, विचलन का मान शून्य हो। तो विचलन का मान शून्य कब होगा? ऐसी कौन सी स्थिति डेवलप होता है, कौन सी स्थिति उत्पन्न होता है जिसके कारण विचलन का मान शून्य हो जाता है? उस शर्त को हम लोग याद रखेंगे। हम लिख रहे हैं, देख ध्यान से लिखेंगे, न्यूनतम विचलन, न्यूनतम विचलन की स्थिति, ऐसी स्थिति कब डेवलप होगा? कहता है कि I बराबर I1 होना चाहिए एवं R बराबर R1 होना चाहिए। ये शर्त आप लोग को याद रखना। प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ आप लोग के सिलेबस में नहीं है और ज्यादा लोग है, ठीक है। पढ़ने की कोई खास इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा आप लोगों को। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति कब डेवलप होगा विद्यार्थी? जब I बराबर I1 हो और R बराबर R1 हो। ऐसा जब स्थिति डेवलप होगा तो फिर किस तरह का रूप तैयार होगा उसको देखते हैं। देखो अभी भी हम लोगों ने देखा है कि चूंकि डेल्टा बराबर हम लोगों ने देखा है वहां पर कि I प्लस I1 माइनस में A है। यदि विचलन का मान न्यूनतम हो तो लिखेंगे, इसीलिए न्यूनतम विचलन के लिए मतलब डेल्टा मिनिमम, न्यूनतम विचलन को हम लोग मिनिमम कहते हैं, मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन। तो डेल्टा मिनिमम, मिनिमम को शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं, डेल्टा मिनिमम बराबर लिखेंगे I प्लस I1 की जगह पर भी क्या लिखेंगे? I माइनस में A, और यहां से ये मिलाकर एक y मिलाकर कितना होगा? 2i, कितना होगा? 2i। तो लिखेंगे डेल्टा मिनिमम बराबर 2i माइनस में A। समझ जाएगा? ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस। तो लिखेंगे डेल्टा मिनिमम प्लस में A बराबर 2i, बराबर कितना हो जाएगा? 2i। ये देखो ये गुना मैंने 2, ये 2 गुना में इधर आएगा तो कितना होगा? भाग होगा ना। इसको तुम लोग लिख चुके हो, मिटा दे। चलो देखो, यहां से प्राप्त होगा हम लोगों को, यहां से देखो प्राप्त होगा, इसीलिए I बराबर प्राप्त होगा डेल्टा मिनिमम प्लस A बटा में 2। तो फॉर्मूला में देखोगे कि साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A बाई 2 कहीं था, और देखो I बराबर मिल गया डेल्टा मिनिमम प्लस A बाई 2, ये I का वैल्यू मिला है। चलो और देखो, हम लोगों ने अभी भी सीखा था कि चूंकि R प्लस R1 बराबर A, R प्लस R1 बराबर A लिखेंगे। यहां से न्यूनतम विचलन की स्थिति में ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब बराबर होते हैं तो लिखेंगे, इसीलिए R प्लस R बराबर में कितना? A।
एक को मिला तो कितना होगा 2 गुने आर बराबर में कितना a। इसीलिए यहां से वैल्यू प्राप्त होगा r बराबर a/2। देखो r बराबर वैल्यू प्राप्त हो गया a/2, i बराबर प्राप्त हुआ डेल्टा मिनिमम प्लस a/2। और हम लोग जानते हो सिद्ध क्या करना है, म्यू या n बराबर साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 बटे साइन a/2। तो तुम स्नेल का नियम पढ़े हो कि म्यू बराबर साइन i बटा साइन r, म्यू या n बराबर साइन i बटा साइन r। तो i का ही तो वैल्यू है, देखो ना i बराबर इतना और r बराबर इतना। अब ये लग जाना चाहिए कि प्रूफ हो चुका है, ठीक है। चलो देखो कैसे अब लिखेंगे कि स्नेल के नियम से, किस नियम से, स्नेल के, देखो ध्यान दो, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से लिखेंगे तो हम जानते हैं म्यू बराबर साइन आई बटा में साइन आर, क्या होता है बटा में साइन आर। अब यहां से म्यू बराबर लिखेंगे साइन आई का वैल्यू रखो वहां से, देखो तो क्या होगा डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 मेन बटा साइन, देखो तो r का वैल्यू रखो a/2। सिद्ध हो गया, आया समझ में। ये प्रश्न जो है 2013 में पूछा गया था 5 अंक में, और ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को हमेशा ध्यान रखना होगा। कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत सिंपल है। कल वाले जो क्लास में मैंने बताया था कि डेल्टा मिनिमम बराबर i प्लस i1 माइनस a और r प्लस r1 बराबर a, उसी दो फार्मूला को लेकर आगे बढ़ना है। i बराबर i1 करना है, r बराबर r1 करना है, और i और r का वैल्यू निकालना है, और स्नेल का नियम लिखना है, म्यू बराबर साइन i बटा साइन r। आया समझ में। चलो नोट कर लो, फिर उसके बाद इसका अगला स्टेप इसमें और क्या कहता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नोट करो, नोट कर चुके हैं। चलो अब देखो, एक और फॉर्मूला था उसमें, वो फॉर्मूला क्या था कि डेल्टा बराबर पतले प्रिज्म। पतले प्रिज्म कहने का मतलब क्या हुआ, पतले प्रिज्म कहने का मतलब हुआ कि वैसा प्रिज्म जिसका अपवर्तक कोण 10 डिग्री से कम हो, वैसा प्रिज्म जिसका अपवर्तक कोण 10 डिग्री से कम हो, उसे पतला प्रिज्म कहते हैं विद्यार्थी। इसका मतलब एक शर्त, इसमें एक शर्त की स्थिति आती है। कौन सी स्थिति है, पतले प्रिज्म के लिए a लेस देन 10 डिग्री होना चाहिए, अपवर्तक कोण का मान 10 डिग्री से छोटा होना चाहिए, उस प्रिज्म को हम लोग पतले प्रिज्म कहते हैं। और पतले प्रिज्म की स्थिति में विचलन कोण ज्ञात करना है। कौन कौन, विचलन कोण कैसे ज्ञात करेंगे उसको देखो। आप लोग याद करो, आप लोग को उपाक्षीय किरण की स्थिति में पढ़ाया गया था कि चूंकि साइन थीटा ये लगभग बदलता है थीटा में, और थीटा लगभग बदलता है tan थीटा में, याद करो पढ़ाया गया था ना। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोगों ने अभी भी देखा है कि चूंकि साइन ऐसे था ना, देखो i के बदले में था डेल्टा मिनिमम प्लस a/2, ऐसा था। ये साइन थीटा के बदले में इतना है, थीटा के बदले में डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 इतना है। इसको हम लिखेंगे साइन थीटा लगभग किसमें बदलेगा, थीटा, अर्थात ये लगभग बदलेगा ऐसे थीटा डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 में बदलेगा, इसमें बदलेगा डेल्टा मिनिमम प्लस a/2। उसी प्रकार से अगर हम लिखे साइन a/2, इसको हम लिखेंगे तो ये लगभग बदलेगा a/2 में, साइन थीटा लगभग थीटा में, तो थीटा कितना a/2। इसका मतलब ये वैल्यू इतना बदल गया और ये वाला वैल्यू इससे बदल गया। अब इसको वैल्यू को रखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। देखो इसीलिए लिखेंगे म्यू बराबर साइन डेल्टा मिनिमम, अभी हम लोगों ने प्रूफ किया था डेल्टा मिनिमम प्लस a/2, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा मिनिमम प्लस a/2। तो लिखेंगे डेल्टा मिनिमम प्लस a/2
और मेन बटा a/2 ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देखो, अब ये 2 से 2 जो है कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा और ये 2 नीचे आएगा, कट जाएगा ना। अब यहां से ध्यान दो क्या बचेगा, हम लोग के पास बचेगा म्यू बराबर डेल्टा मिनिमम प्लस ए मेन बटा ए, ये बचेगा ना। ये देखो ये भाग में इधर जाएगा तो गुना गुना कर दो, तो म्यू इंटू ए बराबर डेल्टा मिनिमम प्लस में ए, ये प्लस है इसको इधर लाओ तो ठीक है, इसीलिए डेल्टा मिनिमम बराबर, ये जब प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो लिखेंगे म्यू ए माइनस में ए, कितना हो जाएगा ना। यहां से देखो क्या कॉमन है, यहां से क्या कॉमन है विद्यार्थी, ए कॉमन है, ए को कॉमन लिखेंगे डेल्टा मिनिमम इक्वल टू म्यू -1 बचेगा, क्या बचेगा -1, कब जब ए को कॉमन लिया जाएगा तब। देखो तो सिद्ध तो हो चुका ना कि डेल्टा मिनिमम बराबर म्यू -1 इंटू ए, मिनिमम नहीं लिखा रहता है, पतला प्रिज्म कह दिया, इसका मतलब न्यूनतम विचलन की स्थिति ही होता है, और वो किस कब होगा, जब अपवर्तक कोण का मान 10 डिग्री से छोटा होगा तब होगा। इसका मतलब लिखेंगे हम इसीलिए डेल्टा बराबर म्यू -1 इंटू ए या n -1 इंटू ए। n क्या है, म्यू क्या है, अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक। इस ये फॉर्मूला जो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में कई बार प्रश्न पूछा है, तुम लोग इसको ध्यान में रखोगे। कहता है क्वेश्चन में पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण होता है, कितना होता है, डेल्टा बराबर म्यू -1 इंटू ए या n -1 इंटू ए। आया समझ में। इस फार्मूला का डायरेक्टली यूज तुम कहां करोगे, इस फार्मूला का डायरेक्टली यूज तुम कहां करोगे, जब अपवर्तक कोण का मान 10 डिग्री से छोटा हो और विचलन कोण का मान पूछा, किस कोण का मान, विचलन कोण का, और अपवर्तनांक दिया हो, तब इसका यूज किया जा सकता है। लेकिन यदि ये ए का मान 10 डिग्री से ज्यादा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री इस प्रकार से हो, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला का यूज नहीं करोगे। तब किस फॉर्मूला का यूज करोगे, म्यू बराबर, जब हमने अभी सीखा है, म्यू बराबर साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 बटा साइन a/2, उस फॉर्मूला से हम लोग पहले डेल्टा मिनिमम ज्ञात करेंगे, लेकिन इस फॉर्मूला का डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे। कब, जब 10 डिग्री से ज्यादा होगा ए का वैल्यू तब। इतना समझ में आ गया होगा, चलो इतना लिख लो, फिर इसके बाद हम आगे बताएंगे। लिखो, चलो लिख चुके हो गए। चलो जाते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, आप लोग इसको हेडिंग देंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। हेडिंग हो गए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इंग्लिश लिखोगे विद्यार्थी, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, हेडिंग लेंगे। आइए इसको समझने से पहले हम एक वर्ड को जानेंगे, श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट। इसके बारे में जानेंगे। श्वेत प्रकाश क्या होता है, सूर्य से आने वाली प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाश को कौन प्रकाश, श्वेत प्रकाश कहते हैं।
यहाँ पर श्वेत प्रकाश की चर्चा करेंगे हम लोग, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आइए समझते हैं इसको, वर्ण विक्षेपण को समझते हैं, क्या होता है वर्ण विक्षेपण। ये एक प्रिज्म है, क्या है, प्रिज्म। कहता है कि जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को आपतित कराया जाता है, जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश को आपतित कराया जाता है, तो श्वेत प्रकाश प्रिज्म से अपवर्तन के बाद, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से अपवर्तन के बाद अपने 7 अवयवी रंगों में, कितने अवयवी रंगों में, 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। तो विभक्त होने की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ये 7 रंग है, इन 7 रंगों को जिस पर्दे पर उतारा जाता है, जिस पर्दे पर उतारा जाता है उसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। उसे वर्णपट या क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, इसको बोलते हैं वर्णपट या स्पेक्ट्रम। वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इन 7 रंगों का नाम दिया गया, एक शब्द के रूप में नाम दिया गया, उसका नाम है बैजानिया पिनाला। बैजानिया पिनाला, शब्द का नाम क्या है, बैजानिया पिनाला। इन रंगों को समझेंगे, 7 रंगों का नाम क्या है, 7 रंगों का इंग्लिश में नाम क्या है, संकेत क्या है। सबसे पहले एक बार और हम लोग प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझते हैं। कहता है कि जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को आपतित कराया जाता है, जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश को आपतित कराया जाता है, तो प्रिज्म से अपवर्तन के बाद श्वेत प्रकाश अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। विभक्त होने की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आया समझ में? चलिए इसको नोट कीजिए, हम बोल रहे हैं, एक बार स्लो बोल रहे हैं, नोट कीजिए। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर आपतित कराया जाता है, तो श्वेत प्रकाश प्रिज्म से अपवर्तन के बाद अपने 7 अवयवी रंगों में, अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। कोमा देकर विभक्त होने की इस घटना को प्रकाश का वर्ण